हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन आपको बताया गया था। उस पर जो रिलेशन थे, जो भी फार्मूले थे, वो हमने आपको बताए थे और न्यूमेरिकल मैंने आपको उस पर एक साल करवाए थे। साथ ही साथ उसमें हमने केवी की यूनिट बताई थी और उसमें जो एक्सपेरिमेंटल हमारा रिलेशन आया हुआ था डेल्टा टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम के, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, डिराइव भी किया था। और उससे संबंधित जो भी जिसके रिस्पांस आए वो अच्छे आए कमेंट बॉक्स में। और इस पे जो न्यूमेरिकल्स थे वो आप लोगों ने सॉल्व किए भी होंगे, क्योंकि अगर किसी का कोई रिफ्लेक्शन नहीं आया, अर्थात उसमें किसी तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो ये जाना जाता है कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा पूरा का पूरा। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें सेम उसी के जैसा, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपने बताया हुआ था, सेम टू सेम वैसे ही आज आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक, हिमांक का अवनमन, ये आपको जानना है। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी एक आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जो आपने पिछले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताया था और उसके पहले आपने पढ़ा हुआ था जो रिलेटिव आपके वेपर प्रेशर थे, जिसमें पी नॉट ए माइनस पी ए था अपान पी नॉट ए, ठीक है, जिसको आपेक्षिक अवनमन, वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अवनमन आपने कहा था, रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। तो वो थे आपकी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और जो यहाँ बताया जा रहा है ये भी आपका एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जो ये बताया गया था कि विलयन का ऐसा गुण जो उनके विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता था, ना कि उसकी प्रकृति पर, ठीक है। तो चलिए, हिमांक का अवनमन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमने आपसे कहा कि ये क्वथनांक के उन्नयन के जैसा ही है, सब कुछ रिलेशन वैसे का वैसा ही दिखेगा। तो बस यहाँ पे इस बार ये देखना है कि जब हमने बताया था कि सॉल्यूशन जो था हमारा, उस सॉल्यूशन में अगर हमने कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला था तो उसका वेपर प्रेशर जो था वो घट जाता था, उसका वेपर प्रेशर जो होता था वो घट जाता था और बॉइलिंग पॉइंट जो होती थी वो बढ़ जाती थी, ठीक है। क्योंकि वेपर प्रेशर कम होने का मतलब क्या था कि जो ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट थे वो क्या होते थे, उसमें जाके नीचे बैठ जाते, तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते थे वो वहां से फ्रीली मूव नहीं कर पाते थे, ठीक है। जब वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब उनको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा देंगे इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा अर्थात बढ़ रहा है ना, तो क्या मतलब बताया हमने कि वहाँ उन्नयन हुआ, बढ़ाना, वृद्धि हुई, किसमें, टेम्परेचर में, इसलिए उसको कहा गया था वहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन। अब इसी केस में अब अगर उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो वहाँ पर वो आसानी से क्या होगा, वहाँ पे वो जमेगा भी नहीं, अर्थात उसमें फ्रीज होने में भी क्या रहेगा, कमी करेगा। तो एक तरह की जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका इस कंडीशन में वो लो हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट दैट मीन्स हिमांक जो आपका होता है उसमें ये बताया गया है जब कोई द्रव किसमें, ठोस में परिवर्तित हो जाए, जिस ताप पर, किसी निश्चित ताप पर जब कोई द्रव पदार्थ क्या हो जाए, उस ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो उस ताप को ही आप क्या कहते हैं, उसका हिमांक कहते हैं,
ना। ये हो गई हिमांक की परिभाषा। आइए इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, चीज़ें आसान लगेंगी आपको। चलिए ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे पहले हम। ये वेपर प्रेशर और ये टेम्परेचर, सेम यही पॉइंट आपने उसमें भी बताया था और इसमें भी आप यही बता रहे हैं, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे जो ग्राफ पहले बनाना चाहते हैं प्योर सॉल्वेंट की अगर हम बना रहे हैं तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ये प्योर सॉल्वेंट का, ठीक। अब क्या हुआ, ये प्योर सॉल्वेंट जो आपका अभी मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में था, ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है प्योर सॉल्वेंट। अब अगर हमने क्या कर दिया, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, जैसे यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गए, ग्लूकोज हो गए, इनमें से कुछ भी आपने डाल दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ये आपका है अर्थात उसकी जो इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप डालेंगे, उस टाइम क्या होगा, उसके वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे, वेपर प्रेशर उसके क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो देखिए जब कम हो जाएगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिल गया, इसके जैसा ना। ये हो गया आपका सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया, ठीक। कब, जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया। अब चूंकि जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसा हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, साथ साथ लिक्विड में भी हो सकता है, या हमने ऐसा कह दिया कि जो सॉल्वेंट हमारा है वो लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है। यदि ऐसे केस में आ गया तो सपोज करिए कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट आपको दिखाया जा रहा है, जो सॉल्वेंट आपको यहाँ प्योर सॉल्वेंट का एक ग्राफ दिखाया गया, ये सॉल्यूशन का ग्राफ दिखाया गया। आप देखिए इसमें किसी टेम्परेचर पर, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर टेम्परेचर है हमारे पास, तो इस टेम्परेचर पर आप देखिए इसका वेपर प्रेशर इतना है और इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर इतना है, तो ज़्यादा है ना, ठीक। इसी तरह से आप आगे भी देखिए, किसी भी टेम्परेचर पे देख लीजिए, आप यहाँ चले आइए, इस टेम्परेचर पर अगर आप यहाँ शो करते हैं, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और ये इस पे अगर आप आते हैं, ये सॉल्वेंट का, देख रहे हैं ना। तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये कम है और यहाँ ये ज़्यादा है। तो इस ग्राफ से हमको ये बताना है कि जो एक ऐसी बिंदु आएगी जिस पर क्या होगा, ये दोनों आकर के क्या होंगे, मिलके उसका फ्रीजिंग पॉइंट बताएंगे, ठीक है। तो इसको पहले आप देखिए एक बार। तो देखिए आप इसमें बता रहा था आपको कि अगर ये सॉल्वेंट हमारा जो कि प्योर सॉल्वेंट है, ये लिक्विड में है, ठीक। अब ऐसे ही अगर यहाँ पर हमने जो सॉल्वेंट लिया हुआ है वो मान लीजिए सॉलिड में आ गया, कैसा आ गया, सॉलिड में आ गया। ये ग्राफ हमने समझाया था आपको, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ऐसे केस में देखिए अब क्या होगा, ये दोनों पॉइंट किसी ना किसी पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला जो आपका प्योर सॉल्वेंट था, इस प्योर सॉल्वेंट को जब हम लोगों ने मिलाया, ये आ गए यहाँ पर, कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, ये देखिए यहाँ, ठीक है। और ऐसे ही अगर इस वाले को ले आकर दिखाएं हम लोग, तो ये देखिए यहाँ जाके मिल रहा है ना। आप ग्राफ को थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा, समझ में आएगी बातें। ये एक्स्ट्रा थी, इनको हटा देते हैं। ये मैंने वेपर प्रेशर समझाया था आपको, ये वेपर प्रेशर समझाया था, इसलिए इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो देख रहे हैं इस पॉइंट पे आके मिला और एक इस पॉइंट पे आके मिला, इस पॉइंट पे आके मिल गया। अब देखिए ये जो ग्राफ आके मिला वो किसका मिला था, प्योर सॉल्वेंट का था। जब प्योर सॉल्वेंट का है तो इसकी जो TF नॉट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट के लिए आप नॉट यूज करते थे, पता है। और ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, तो इसको हम लोगों ने TF लिख दिया। अब जो इनके बीच का आएगा वो होगा आपका डेल्टा TF, क्या हो जाएगा वो, डेल्टा TF। तो रिलेशन हमारा जो बना यहाँ पे डेल्टा TF इज इक्वल टू TV
नॉट माइनस TF नॉट TF, ठीक है। ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट में परिवर्तन जो भी अनुमान हुआ। अब देखिए यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर ये शो कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब कई एक्सपेरिमेंट किए गए और उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो रिजल्ट हमारा आया, जो एक नया रिलेशन आया, उसके बारे में बात करते हैं। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। पहले यहाँ दिखाया गया कि ये प्योर सॉल्वेंट का है ग्राफ और ये सोल्यूशन का था। आपसे ये कहा गया कि अगर यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट आ गया, चूंकि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है मुझे, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, तभी वो फ्रीजिंग पॉइंट आपका माना जाएगा। तो ये अगर आपका सॉलिड सॉल्वेंट है और ये प्योर सॉल्वेंट जो आपका यहाँ पे दिखाएगा वो लिक्विड फॉर्म में है, किसमें है, लिक्विड में है, तो जिस बिंदु पर आकर के ये क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। भाई लिक्विड वाला आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पर ये आकर के मिल रहा है। चूंकि ये किसका था, प्योर सॉल्वेंट का था, इसलिए आपने इसको TF नॉट मान लिया। और ये किसका था, ये सोल्यूशन का था, इसलिए TF मान लिया। दोनों के बीच का जो गैप आया वो डेल्टा TF हो गया। तो ये तो आपका रिलेशन मिल गया इसमें, ठीक है। अब देखिए इसी के माध्यम से एक बार ग्राफ को आप अच्छे से देखिएगा। कुछ कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगले वीडियो में ग्राफ को फिर से एक बार आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल इसका रिजल्ट आता है, जो रिलेशन आता है, उसकी बात कर लेते हैं आपसे। देखिए एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो मिला है वो है डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M के। M फॉर मोलरिटी, M फॉर क्या, मोलरिटी। अब देखिए डेल्टा TF प्रोपोर्शनल, यहां आपको बताया गया है विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे यहां पर विलायक का द्रव्यमान, इसमें kg, समझ रहे हैं। यानी कि यहां दिखाया जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस, ठीक, और वो भी कैसे, इन सॉल्वुल। और यहां पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, क्लियर। अब देखिए तो ये था, चूंकि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। जब ये नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इससे क्या प्रूफ होता है कि ये कौन सा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये चीजें प्रूफ हो गई ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको 4 बताई गई हैं, जिसमें एक पहले था आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा था क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा चल रहा है आपका हिमांक का अवनमन, और अगला चलेगा वो होगा प्रासरण दाब, जिसकी चर्चा अगले वीडियो में आपसे की जाएगी। तो देखिए इसमें ये तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, KF इंटू M, ये आपका रिलेशन है। KF यहाँ पे क्या है, जहां होयर KF बराबर मोलर ऑनमन स्थिरांक, मोलर ऑनमन स्थिरांक। 99% जो आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनमें इसके मान मिलेंगे आपको। बाय द वे अगर किसी में दिक्कत होती है तो उसका एक आपको फार्मूला मिल जाएगा, उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो मोलर ऑनमन स्थिरांक ये KF होता है। अब अगर आपसे कहा जाता है कि KF को डिफाइन कीजिए, क्या कहता है, KF को डिफाइन कीजिए, KF किसे कहते हैं या KF की परिभाषा क्या है, तो आपको बताया गया था पिछली वीडियो में भी, जब आप वहाँ KB को डिफाइन करना चाहते थे तो यहाँ पे M बराबर 1 रखते थे। तो आपने कहा था कि एक मोलर विलयन का, एक मोलर के विलयन में जितना क्वथनांक का अवनमन होता है वही उसका क्या कहलाता है, मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। भाई अगर यहाँ 1 रख देंगे तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या, KF मिलेगा, ठीक है, आप जान जाएंगे इसको। अब KF की यूनिट बतानी है, KF की इकाई, यूनिट ऑफ KF। तो देखिए TF जो होता है ये केल्विन में, और ये जो होगा मोल प्रति किलोग्राम में, तो किलोग्राम आपका आ जाएगा जब पर मोल, तो ये इसकी हो गई यूनिट, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो इस तरह से आप इस पर जो भी प्रश्न बनते हैं उसे आप आसानी से बता सकते हैं। आपसे ये इतना पूछा जाएगा कि हिमांक का अवनमन कैसा गुणधर्म दर्शाता है, तो अणुसंख गुणधर्म है, जिसको आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसका रिलेशन आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे आपने प्रूव करके देखा भी,
ठीक है। तो इसकी सहायता से आप आसानी से क्वेश्चन हल भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि जिसमें क्वथनांक का अनुमान होगा, हिमांक के अनुमान का होगा और अपेक्षिक अनुमान के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उस तरह के वीडियो एक आपको मिलेंगे, स्पेशली वो न्यूमेरिकल का ही रहेगा, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। तो अभी तो आप बस इतना देखिए, इसमें जो हिमांक का अनुमान था ये एक अणुसंघ गुणधर्म है। अणुसंघ गुणधर्म में आपको बताया जिस तरह से क्वथनांक का उन्नयन होता है उसी तरह से हिमांक का अनुमान भी होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शंस जो हमारे होंगे उनकी चर्चा हम आपसे एक अलग वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अंत में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।